हम लोग सल्तनत काल पढ़ रहे थे। सल्तनत काल में 5 वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये 5 वंश हैं। गुलाम वंश का काल, स्लेव डायनेस्टी का काल कब से कब है? 1200 से 1206 से 1290 ईस्वी, 1206 to 1290 AD ईस्वी। खिलजी वंश 1290 से 1320 AD ईस्वी, 13 नहीं ईस्वी। तुगलक है 1320 से 1412 AD ईस्वी, 1320 से 1412। और ये है 1414 से 1451, याद हो गया सबको। और 1451 से 1526। तो दीज आर द डायनेस्टीज ऑफ सल्तनत पीरियड। सल्तनत काल के ये वंश हैं, 5 वंश हैं। देयर आर 5 डायनेस्टीज, स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। तो ऑल 5 डायनेस्टीज इन सल्तनत पीरियड, सल्तनत काल। और सल्तनत काल की अवधि कब से है? 1206 से 1526, 1206 टू 1526। तो 1206 से लेकर के 1526 तक, 1206 से 1526 तक 5 वंश हैं, 5 डायनेस्टीज हैं, 5 वंश हैं। कब से कब तक? 1206 से 1526 ईस्वी तक 5 वंश हैं, गुलाम वंश। तो आज हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी अबाउट स्लेव डायनेस्टी। स्लेव क्यों कहते हैं? क्योंकि गुलाम वंश के अंतर्गत भी 3 वंश हैं, कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश। तो पहले तो समझना होगा कि ये गुलाम वंश के संदर्भ में 2-3 फैक्ट्स है। पहली बात तो इसे गुलाम वंश कहते हैं, लेकिन इतिहासकारों में मतभेद है। इन हिस्टोरियंस देयर आर सम कंट्राडिक्शंस, कुछ मतभेद हैं। और वो क्या है कि कुछ लोग बोलते हैं कि इसे गुलाम वंश कहना सही नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि इसके लिए ममलुक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। ममलुक दैट मीन्स की डिसेंडेंट, जो ये लोग जो डिसेंडेंट थे, ये लोग जो वंशज थे, किसके वंशज थे? तो ये लोग गुलामी से स्वतंत्र हुए माता पिता के वंशज थे। दैट मीन्स कि देयर पेरेंट्स, वो जो इनके जो पेरेंट्स थे वो गुलामी से मुक्त हो चुके थे। मतलब कि जो उनके जो मालिक थे, मास्टर्स, तो फ्रॉम देयर मास्टर्स दे बिकेम फ्री, तो वो आज़ाद हो चुके थे। मतलब कि मास्टर्स अनाउंस्ड देम फ्री, उनको जो है सो मुक्त घोषित कर दिया। तो उनके बच्चे थे, तो इसीलिए उनको भी गुलाम कहना उचित नहीं होगा। ऐसे के लिए ममलुक शब्द का प्रयोग करते हैं। इसीलिए ममलुक वंश, गुलाम वंश को ही ममलुक वंश भी कहा जाता है, और इसे ही कहा जाता है आरंभिक तुर्क, इनिशियल तुर्क। क्लियर? इस पर डिस्कशन हो चुकी है। तो गुलाम वंश या दास वंश, स्लेव डायनेस्टी का अन्य नाम क्या क्या है? आरंभिक तुर्क है, एक तो आरंभिक तुर्क है, और दूसरा इसे है मामलुक वंश, मामलुक वंश। तो 2 नामों से जाना जाता है, कोई डाउट नहीं। तो स्लेव डायनेस्टी है 2 अदर नेम्स। गुलाम वंश के 2 अन्य नाम हैं। स्लेव डायनेस्टीज हैव 2 अदर नेम। तो गुलाम वंश के 2 अतिरिक्त, गुलाम वंश के 2 अतिरिक्त है। मैं प्लूरल में यूज इसीलिए कर रहा हूं कि गुलाम वंश के अंतर्गत भी 3 वंश है। सो दे हैव अदर 2 नेम्स, मतलब इनके 2 नाम हैं। एक दे वर कॉल्ड इनिशियल तुर्क, वे आरंभिक तुर्क कहलाए। एंड सेकेंड वन दे वर कॉल्ड मामलुक डायनेस्टी, ऑफ मामलुक डायनेस्टी, उनको मामलुक वंश भी कहा जाता है। क्लियर? तो पहला पॉइंट यही रहेगा। हाँ, नहीं, इलवरी तुर्क का मतलब श्रेष्ठ तुर्क हुआ। तुर्कों की एक प्रजाति है जो श्रेष्ठ थी, तो ये लोग अपने आप को इलवरी तुर्क भी कहते हैं। तो इलवरी तुर्क का मीनिंग अलग है, ये लोग कहते हैं अपने आप को। मतलब इन्होंने अपने आप को, इल्तुतमिश ने अपने आप को इलवरी तुर्क कहा, बलबन ने अपने आप को इलवरी तुर्क कहा। तो इलवरी तुर्क कहने का अर्थ है श्रेष्ठ, मतलब वो उच्च नस्ल का। तो वो इलवरी तुर्क, यही ना इलवरी तुर्क के स्थान पर जो निचले तबके के तुर्क आए, खिलजी तुर्क आए,
तो इसीलिए उनको बोला गया कि क्रांति हो गई, एक परिवर्तन हो गया। बताए थे ना 1290 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, तुर्कों के मतलब इलवरी तुर्क के स्थान पे जो खलजी बने, तो इसी को बोला जाता है खिलजी क्रांति, दैट वाज कॉल्ड खिलजी रिवॉल्यूशन। क्लियर। तो जो स्लेव डायनेस्टी है, जो गुलाम वंश है, इट हैज टू अदर नेम्स, इनिशियल तुर्क एंड मामलुक डायनेस्टी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसके बाद ये भी एक पॉइंट दिमाग में रखिएगा कि ये जो तुर्क थे, गुलाम वंश के जो तुर्क थे, ये अपने आप को इलवरी तुर्क कहते थे, अपने आप को इलवरी तुर्क कहते थे। क्लियर। अच्छा, तो नहीं, इसी पर हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो सेक्शन है वो है गुलाम वंश के शासक कौन कौन है। तो गुलाम वंश के देखिए, गुलाम वंश के तो ढेर सारे शासक हैं, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, पिछले क्लास में मैंने लिखाया भी था। गुलाम वंश के अंतर्गत 3 वंश है, कुतुबी वंश, शमसी वंश और बलबनी वंश। तो गुलाम वंश के शासक वंश कौन कौन से हैं, तो लिख लीजिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा। गुलाम वंश के अंतर्गत 3 प्रमुख शासक वंश हैं। इन स्लेव डायनेस्टीज देयर वर 3, इन स्लेव डायनेस्टीज, गुलाम वंश के अंतर्गत इन स्लेव डायनेस्टीज देयर वर 3 डायनेस्टीज, 3 प्रमुख डायनेस्टीज हैं। गुलाम वंश के अंतर्गत 3 प्रमुख वंश हैं। गुलाम वंश के अंतर्गत 3 प्रमुख, पहला लिखा हुआ बोर्ड पर, कुतुबी वंश, शमसी वंश, शमसी वंश, अब बलबनी वंश, नंबर 3 में बलबनी वंश, कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश। तो 3 प्रमुख वंश हैं, 3 प्रमुख वंश हैं, कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश। क्लियर। तो कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश। कुतुबी वंश का संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। शमसी वंश का संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश। बलबनी वंश का संस्थापक कौन है, बलबन। तो 3 प्रमुख वंश हैं, लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं। कौन, आराम सा। अब इसके बाद हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं, आराम सा। इसके बाद आता है, मतलब एक्चुअली कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र है। इस पर तो चर्चा, थोड़ी सी चर्चा हुई है, लेकिन ये आप लोग याद रखेंगे कि जो गुलाम वंश के अंतर्गत, 1 मिनट थोड़ा सा, तो गुलाम वंश के अंतर्गत 3 वंश है। और पहला जो वंश है, इस पहले वंश में जो कुतुबी वंश है, इस वंश के अंतर्गत 2 शासक हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक हुए और आराम शाह। हालांकि आराम शाह इनका दत्तक पुत्र है। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का दत्तक पुत्र है, एडॉप्टेड सन है, एडॉप्टेड सन, गोद लिया हुआ बेटा, मुंह बोला बेटा बोलते हैं उसको, बाय टीथ, तो मुंह बोला बेटा था। और वो उतना योग्य नहीं था, इसकी बेटियां ही हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे नहीं हैं। और इसका दामाद था इल्तुतमिश। हालांकि इल्तुतमिश पहले इसका गुलाम था, जिसको कि इसने अपना दामाद बना लिया और इसको गुलामी से मुक्त कर दिया, दामाद बना दिया। और इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन, मतलब मोहम्मद गौरी। एक चीज याद रखिएगा, जब हम लोग वंश की बात करते हैं तो गौरी जो है मुइज्जी वंश का था, मुइज्जी वंश का। हम लोगों ने किया था ना, गजनी यामिनी वंश का था, तो गौरी मुइज्जी वंश का था। और गौरी का जो गुलाम हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का गुलाम हुआ बलबन। तो इस तरह से गुलाम वंश के शासक के अंतर्गत 3 वंश हैं, कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश। और हाँ, तो गुलामों का गुलाम, इसका गुलाम ये, इसका गुलाम वो, तो गुलाम, बलबन को भी बोल सकते हैं, बलबन को भी गुलामों का गुलाम बोल सकते हैं, इल्तुतमिश को भी गुलामों का गुलाम बोल सकते हैं। तो गुलाम का गुलाम है, तो गुलाम का गुलाम जो है सो इसी के अंतर्गत। तो ये देखिए, बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजें आप पढ़े नहीं होते हैं, लेकिन आपको जो ऑप्शन रहता है, ऑप्शन के अनुसार आ जाता है। और जब भी आंसर देगा ना, अब बीपीएससी के अकॉर्डिंग देगा, तब तो फिर यहाँ पर ई आंसर हो जाएगा।
तो इल्तुतमिश के अलावा आपका जो ऑप्शन होगा अलाउद्दीन खिलजी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक होगा, कभी भी इल्तुतमिश के साथ साथ बलबन और ऐबक नहीं देता है। अब वो अपने से दिमाग में मत क्रिएट कर लीजिए, ठीक है, ऐसा नहीं देगा, कभी नहीं देगा, इसमें से किसी एक का नाम देगा, गुलामों का गुलाम के अंतर्गत। क्लियर? तो गुलाम वंश के शासक के अंतर्गत 3 वंश, कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश, और कुतुबी वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। 1192 में जब वो सलाहकार बना, जब सिपह सलार बना था, उस समय से लेकर के 1206 तक का जो काल है, मतलब कि, और उसके बाद फिर उसको आप देखेंगे 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ये शासक बनता है, और ये जब शासक बनता है तो इसने शासन किया 1210 ईस्वी तक। तो 1210 ईस्वी तक शासन किया, किसने शासन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल है, पहले वो सिपह सलार के रूप में है। पहले किस रूप में है? सिपह सलार के रूप में नहीं, पहले गौरी के प्रतिनिधि के रूप में, फिर मलिक या सिपह सलार होता है, और उसके बाद स्वतंत्र रूप से शासन करता है। चलिए इतना क्लियर। गुलाम वंश के अंतर्गत 3 वंश है, कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश। कुतुबी वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी वंश का संस्थापक इल्तुतमिश, और बलबनी वंश का संस्थापक बलबन। आगे करते हैं, और आगे कुतुबी वंश, हेडिंग दीजिए, लिखिएगा कुतुबी वंश के अंतर्गत इन कुतुबी डायनेस्टी, कुतुबी वंश के अंतर्गत इन कुतुबी डायनेस्टी देयर वर 2 रूलर्स, 2 प्रमुख शासक थे। देयर वर 2 रूलर्स, 2 प्रमुख शासक थे कुतुबी डायनेस्टी के अंतर्गत। एक क्या हो गया? कुतुबुद्दीन, हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह, ऐबक एंड आराम शाह। क्लियर? अब कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल को 3, मतलब पूरा जो इसका जो कैरियर है, इसके पूरे कैरियर को 3 भागों में बांटा जाता है। 1192 से 1206 तक यह गौरी के प्रतिनिधि के रूप में है। बाद में इसको मलिक या सिपह सलार बनाया गया। तो गौरी का मलिक या सिपह सलार, मतलब सिपह सलार बनाया गया, तो सिपह सलार को ही मलिक भी कहा जाता है, इसी को मलिक भी। तो मलिक अभी हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि जो सेना होती थी ना, सैनिक टुकड़ी को, जैसे कि 10 सैनिकों के प्रमुख को सरखेल बोला जाता था, 10 सरखेलों के प्रमुख को सिपह सलार बोला जाता था। और फिर यही सिपह सलार से ऊपर मलिक होता था, मलिक के ऊपर खान होता था, और खान के ऊपर सुल्तान होता था। तो वो इंटीग्रेटेड सिस्टम था, एकीकृत प्रणाली इस समय में भी दिखाई पड़ती है। तो 1192 से 1206 तक वो गौरी का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गौरी। फिर गौरी के सिपह सलार के रूप में उसने जो शासन किया, गौरी के सिपह सलार के रूप में शासन किया 2 वर्षों तक, 6 से 8 तक। इस बीच में इसका विरोध होता है इस बीच में इसका विरोध होता है किसके द्वारा? यल्दौज और कुवाचा के द्वारा। उससे पहले एक पॉइंट लिख लिए, ये उतार ले रहे हैं क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक को, मतलब कुतुबी वंश के अंतर्गत 2 शासक है, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। आराम शाह आया, आराम से बैठा, आराम से हटा भी दिया गया। इल्तुतमिश ने इसको विस्थापित कर दिया। ही वॉज रिप्लेस्ड बाय इल्तुतमिश के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल को 3 भागों में बांटा गया। 1192 से 1206 तक गौरी का प्रतिनिधि, 1206 से 1208 तक गौरी का सिपह सलार, ये मलिक के रूप में काम किया। और इसके बाद 1208 से 1210 तक स्वतंत्र शासक के रूप में, इंडिपेंडेंट रूलर, बट ही डिड नॉट टेक he had not taken the title of सुल्तान। तो उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी। एज द सिपह सलार ऑफ गौरी ही वर्कड, उसने काम किया गौरी के सिपह सलार के रूप में। आफ्टर दैट आराम शाह केम, उसके बाद आराम शाह आया, बट ही वॉज रिप्लेस्ड बाय इल्तुतमिश के द्वारा यह विस्थापित कर दिया गया। इसमें एक पॉइंट मुझे बताना है, और वो बताने के लिए इसको हटा दूं। देखिए, इसको इस तरह से समझिएगा कि भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद गौरी ने तुर्की शासन की स्थापना की, सबको पता है। कब? 1192 में, याद है ना? 1192 में तुर्की शासन की स्थापना किसने किया था?
मोहम्मद गौरी ने। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई 1206 में, 1206 में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई, तो इस समय याद रखिएगा कि इस समय इसके 4 गुलाम थे, 4 प्रमुख गुलाम थे। और वो 4 गुलाम कौन कौन है? यल्दौज, यल्दौज, कुबाचा, ऐबक और बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, हाँ, बख्तियारपुर इसी के नाम पर है। तो ये 4 प्रमुख गुलाम थे। इन्हीं चारों गुलाम में इसका साम्राज्य विभाजित हो गया। ही हैड 4 इंपॉर्टेंट स्लेव्स। हालांकि गौरी का कथन है कि किसी के 1 पुत्र हो सकते हैं, 2 पुत्र हो सकते हैं या कई पुत्र हो सकते हैं, मेरे हजारों पुत्र हैं। यह स्टेटमेंट था। आई हैव थाउजेंड्स ऑफ सन, जो बोला जाता है कि मेरे पास हजारों पुत्र हैं। ये स्टेटमेंट था गौरी का अपने गुलामों के लिए, क्योंकि इसके पास हजारों गुलाम थे। और इसी में जब उसकी डेथ होती है, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद इन 1206 हिज एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो उसका जो साम्राज्य था वो 4 भागों में बट गया। यल्दौज बिकेम द रूलर ऑफ गौर और गजनी। गौर या गजनी का जो शासक बना था वो यल्दौज बना। सिंध एंड मुल्तान केम अंडर द कंट्रोल ऑफ कुबाचा। तो सिंध और मुल्तान जो था वो कुबाचा के नियंत्रण में आ गया। ऐबक बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली विथ गुजरात। तो गुजरात और दिल्ली के, गुजरात के साथ दिल्ली पर शासन किया ऐबक ने। एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गौरी he worked 1192 to 1206. In 1206 he became Sipasalar. When Gauri was going to Gaur, गौरी जब गौर जा रहा था, he made him Sipasalar. उसने इसको सिपासालार बना दिया था। मिलिट्री कमांडर कह सकते हैं एक तरह से। मिलिट्री कमांडर तो था ही, एक पोस्ट होल्ड कर दिया, पोस्ट दे दिया। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड मलिक, मलिक भी कहा जाता है। तो वो पोस्ट इसको दिया। तो 1206 से 1208 इसी पोस्ट के तहत उसने रूल किया, अंडर दैट पोस्ट। बट ही रूल्ड ओवर द दिल्ली, ओवर द सल्तनत फ्रॉम 1208 to 10 इंडिपेंडेंटली। फिर क्या हुआ, चूंकि क्या हुआ ना कि यल्दौज और कुबाचा इसको हटाना चाहता था, तो इसके आक्रमण को विफल कर दिया ऐबक ने। ऐबक ने बस ये काम किया कि जो शासन उसको मिला उसको बचाए रखा, कोई विस्तार नहीं किया। ये विस्तार देखिएगा ऐबक के बाद इल्तुतमिश भी नहीं करता है, ये विस्तार आपका बलबन भी नहीं करता है। मतलब ये उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ही होता है। ये लोग भी केवल बचा कर रखते गए, बचा कर रखा इन लोगों ने, ठीक है। तो ऐबक इस तरह से शासन किया। क्लियर, आगे बढ़ा जाए तो ऐबक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कि ऐबक देखिए, ऐबक एक गुलाम था, फिर शासक बना, गुलामी से मुक्ति पाई, यानी वो इनके वंशज मामलुक कहलाते हैं। ऐबक के से जो क्वेश्चन बनता है वो 2 प्रमुख निर्माण, दिल्ली की पहली मस्जिद जो है कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, वो इसी के द्वारा बनवाई गई थी। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद इसी के द्वारा बनवाई गई थी, ऐबक के द्वारा। हाँ, कुतुब मीनार 5 मंजिला बिल्डिंग है, लेकिन ये बिल्डिंग बनवाया नहीं था, इसने केवल नींव रखी थी। और वो उसका पांचवा ऊपर वाला कौन बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक के समय में बना था, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे लास्ट वाला बना था। तो 5 मंजिला। और याद रखिएगा, हालांकि निर्माण जो 4 फ्लोर तक जो तैयार कर दिया था वो इल्तुतमिश ने तैयार कर दिया था। तो निर्माण करवाया गया इल्तुतमिश के द्वारा, उसका फिर विस्तार करवाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो कुतुब मीनार जो निर्माण करवाया था, ये सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन इब्न बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन इब्न बख्तियार काकी का सूफी संत का शिष्य था। और उन्हीं को डेडिकेटेड टू दैट सूफी सेंट
जो ये क्या किया, कुतुब मीनार की नींव रखी थी, कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और पोलो, घोड़ा पर बैठ के जो हॉकी खेलते हैं पोलो, उसी को चौगान बोलते हैं। चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्लियर? तो इतना ही पॉइंट है जहां से कहते हैं एक और बनता है कि इसको लाख बख्श भी बोला जाता है। लाखों का दान किए जाने के कारण इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। क्लियर? तो ये यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ही मेड मोहम्मद गौरी हैप्पी, इसने गौरी को खुश कर दिया। आफ्टर डिफीटिंग गुजरात, गुजरात को जीत करके 1296 में इसने गुजरात को जीता था। ही डिफीटेड गुजरात इन 1296। यही इसी कारण से इससे बहुत खुश था मोहम्मद गौरी, काहे कि मोहम्मद गौरी को गुजरात में हार मिली थी। मोहम्मद गौरी को भीम द्वितीय ने हराया था 1196। गलत ये हो गया, एरर है। 1196, 1296 कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, हाँ गलत लिखा हुआ है। 1192 से 1206 ही ना काल है इसका। इसी पीरियड में 1196 में इसने गुजरात को जीता था। 1196 ये अपने दानी स्वभाव के कारण इसको लाख बख्श कहा जाता है। ड्यू टू डोनेटिंग नेचर ही वॉज कॉल्ड लाख बख्श, लाख बख्श। नेक्स्ट है कि ही मेड, अब ये भी देखिए निर्माण कार्य वाला यहाँ आएगा, उल्टा चला गया है। निर्माण कार्य वाला ये ऐसे आएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क में 3 कंस्ट्रक्शन वर्क है। 2.5 दिन का झोपड़ा, अ मॉस्क इन अजमेर, अजमेर में एक मस्जिद बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा। फर्स्ट मॉस्क इन दिल्ली, दिल्ली में पहला मस्जिद बनवाया था सल्तनत काल के अधीन। तो ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत इस्लाम मॉस्क। एंड ही हैड फाउंडेड द कुतुब मीनार, उसने कुतुब मीनार की नींव रखी। फाउंडेशन ऑफ कुतुब मीनार वाज केप्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई। एंड 1210, 1206 ईस्वी में while playing चौगान, while playing चौगान he had fallen from the horse and died। तो इसकी मृत्यु हो गई, घोड़े से गिरने से इसकी मृत्यु हो गई चौगान खेलते हुए। चौगान डेट मीन्स लाइक पोलो, पोलो के जैसा खेल होता है, घोड़ा पर बैठ करके वो हॉकी खेलते हैं, जैसे हॉकी खेलते हैं तो वही पोलो हो गया। तो पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? तो ये हो गया आपका आपको ये जो था ना लाख बख्श, इसके लिए लाख बख्श शब्द का प्रयोग किसने किया था? मिनहाज उस सिराज ने किया था। मिनहाज उस सिराज ने इसके लिए लाख बख्श शब्द का प्रयोग किया था। ये जो लाख बख्श शब्द है ना, ये मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है तबकाते नासिरी। और तबकाते नासिरी डेडिकेटेड है नासिरुद्दीन को, नासिरुद्दीन महमूद को। नासिरुद्दीन महमूद पता है ना, इल्तुतमिश का पोता था नासिरुद्दीन महमूद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात को जीता 1196 में। 1196 डिफीटेड गुजरात। ही वॉज कॉल्ड लाख बख्श ड्यू टू डोनेटिंग नेचर, उसे लाख बख्श कहा जाता है उसके दानी स्वभाव के कारण। ही वॉज कॉल्ड लाख बख्श बाय मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज ने इसके लिए लाख बख्श शब्द का प्रयोग किया। इन कंस्ट्रक्शन वर्क ही हैड कंस्ट्रक्टेड 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो 3 इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट जो कह सकते 3 महत्वपूर्ण स्थापत्य की इसने का निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा, मस्जिद, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार जो है वो नींव रखी थी केवल। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड कंप्लीटली बाय इल्तुतमिश एंड एक्सपेंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक। तो एक्सपेंड किया था फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर? और चौगान खेलते हो वाइल प्लेइंग चौगान गिर गया घोड़े से और इसकी मृत्यु हो गई, डाइड आफ्टर फॉलिंग। क्या नहीं, गुजरात का कोई शासक के संदर्भ में चर्चा नहीं मिलती है। हालांकि देखिए भीम द्वितीय के बाद भीम द्वितीय की मृत्यु हो चुकी थी। अच्छा होगा, रूलर तो होगा ही ना। तो ढेर सारा जैसे चालुक्य वंश से भीम द्वितीय के बाद होगा, तो उतने शक्तिशाली रूलर नहीं हुए, तभी तो जाकर हरा दिया। हाँ, गौरी के समय भीम द्वितीय था, या भीम द्वितीय को ही मूलराज द्वितीय बोलते हैं, मूलराज द्वितीय। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़े।
आगे है शमसी वंश, कुतुबी वंश के बाद आया शमसी वंश, शमसी वंश। अच्छा वो तो याद रह गए ना, गजनवी किस वंश का था? यामिनी वंश का। और तब गौरी किस वंश का? मुइज्जी वंश, मुइज्जी वंश। उसके बाद आया कौन? कुतुबी वंश। कुतुबी वंश के बाद शमसी वंश। शमसी वंश का संस्थापक इल्तुतमिश 1206 से 1236। इसके बाद आया गया रुकनुद्दीन फिरोज। हाँ, इनकमिंग आउटगोइंग एक साथ हो गया। तो ये कौन है? रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज इसको जो है रजिया ने जनता की मदद से हटा दिया। विद द हेल्प ऑफ पीपुल, विद द सपोर्ट ऑफ पीपुल, ही वॉज रिप्लेस्ड, रुकनुद्दीन फिरोज वॉज रिप्लेस्ड बाय रजिया बेगम। रजिया बेगम के द्वारा, रजिया सुल्तान के द्वारा इसको हटा दिया गया। पहली महिला सुल्तान शासिका, ठीक है, पहली महिला मुस्लिम महिला शासिका। हालांकि हिंदू में तो पहले थी, मतलब पहले थी। आप लोगों ने देखा कि हाँ, अरे कई जगह पर थे। कश्मीर में भी शासन हुआ है, कश्मीर में भी महिलाओं ने शासन किया था, राजतरंगिणी से पता चलता है। और मेनली जो है सो हाँ नागनिका, नागनिका का शासन मिलता है ना सातवाहन वंश। हाँ, रानी दिद्दा की वो जम्मू कश्मीर में, तो वो तो राजपूत काल में, राजपूत काल से भी पहले है सातवाहन। सबसे पहले सातवाहनों के द्वारा जो है महिलाओं का शासन का स्पष्ट साक्ष्य मिलता है। स्पष्ट साक्ष्य की महिलाओं ने शासन किया, सबसे पहले वो सातवाहन थे। और सातवाहन के बाद वो राजपूत काल में जो है रानी दिद्दा ने शासन किया है। रानी दिद्दा ने शासन किया, कश्मीर में भी महिलाओं ने शासन किया था। लेकिन पहली मुस्लिम महिला शासिका रजिया थी। रजिया के बाद बहराम शाह आए, मसूद शाह आए गए। और एक्चुअली जो यहाँ हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, इल्तुतमिश ने गुलाम सरदारों का एक संघ बनाया था जिसको गुलाम 40 तुर्क चहलगामी या चालीसा दल बोलते हैं, या उसी को दीवाने चालीसा बोलते हैं। 3 नामों से जाना जाता है। तो उसमें 40 गुलाम सरदार थे। इल्तुतमिश के बाद वे पावरफुल हो गए। उन्होंने फिर गद्दी पर लोगों को बैठाना शुरू किया, और इसी क्रम में बहराम शाह को बैठाया गया, मसूद शाह को बैठाया गया। और तब एक पावरफुल हुआ व्यक्ति, वो था बलबन। बलबन की मदद से नासिरुद्दीन महमूद बिकेम द सुल्तान। नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान बना बलबन की मदद से। नासिरुद्दीन महमूद का जो काल है 1246 से 1265 तक है। क्लियर? 1246 से 1265 तक। तो शमसी वंश के अंतर्गत इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया के बाद बहराम शाह, मसूद शाह, उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद। क्लियर? नासिरुद्दीन महमूद का काल भरे लंबा है, लेकिन काम बहुत छोटा है। कहने का अर्थ है कि इसने काम धाम कुछ नहीं किया। जो भी डिसीजन ले रहा है बलबन ले रहा है। इसका ससुर था बलबन। इसने क्या किया? नासिरुद्दीन महमूद को बलबन ने गद्दी पर बैठा दिया, अपनी बेटी से निकाह करवा दिया। अब सारा डिसीजन खुद लेता था। ये भी बड़ा ईमानदार आदमी था। ये क्या करता था? नमाजियों की टोपी सिलाई करता था, उससे जो आमदनी होती थी उससे अपना जीवन यापन करता था। तो इनका जो सर्वाइवल होता था वो जो कैप्स होते थे नमाजियों के, तो उसको सेलिंग करके और तब ये लाइफ सर्वाइव करता था। तो इसीलिए इसको बोला गया दरवेश राजा। बताए भी थे दरवेश राजा बोला। किसने बोला था? मिनहाज सिराज। मिनहाज उस सिराज की जो पुस्तक है तबकाते नासिरी, वो इसी को समर्पित है। नासिरी, नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है? तो शमसी वंश के अंतर्गत पहला इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, फिर रजिया के बाद बहराम शाह, मसूद शाह, फिर नासिरुद्दीन महमूद। याद रहेगा? आगे बढ़ा जाए तो इसमें सबसे पहले अब इल्तुतमिश के बारे में लिखा जाए। इल्तुतमिश दे दीजिए हेडिंग। इल्तुतमिश दे दीजिए हेडिंग। इल्तुतमिश के शासनकाल को 3 भाग में फिर बांटेंगे। अगेन इल्तुतमिश के शासनकाल को 3 भागों में बांटकर देखना है। तो लिखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह शासक बना। आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक आराम शाह बिकेम द किंग, बिकेम द सुल्तान, जिसे हटाकर इल्तुतमिश ने शासन प्राप्त किया। हाँ, आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक आराम शाह बिकेम द सुल्तान who was replaced by इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश बिकेम नॉट ओनली द रूलर, इल्तुतमिश केवल शासक नहीं बना, इल्तुतमिश केवल शासक नहीं बना, इल्तुतमिश became not only the ruler, he had also taken the title of sultan, उसने सुल्तान की पदवी भी ली, he had also taken the title of sultan, इल्तुतमिश केवल शासक नहीं बना, उसने सुल्तान की पदवी भी ली, और वो भी क्या, वैध पदवी, लीगल पदवी ली, वैध पदवी ली। बगदाद के अब्बासी खलीफा अल मुस्तनिर बिल्लाह से, अल मुस्तनिर बिल्लाह से लिखा हुआ भी है बोर्ड पे, अल मुस्तनिर बिल्लाह, इसी से लिया था। तो इसके शासनकाल को 3 भागों में बांट दीजिए। 1200, देखिए 1200 कब बना, 10 में, 1210 से 20-21 रहता है, कहीं कहीं 20 भी दिया, कहीं कहीं 21, कंफ्यूज मत कीजिएगा। मैं आपके स्टडी में सुविधा हो, मतलब ऐसा कोई डिवीजन नहीं है इतिहास में, आपको पढ़ने में सुविधा हो, इसके लिए मैंने बांट दिया कि पहला फेज में इसको मंगोल आक्रमण का सामना करना पड़ा, हाँ नहीं, पहला में विरोधियों का दमन करना पड़ा, दूसरा में मंगोलों का सामना करना पड़ा, और तीसरा में इसने सत्ता का सुदृढ़ीकरण किया आफ्टर टेकन द टाइटल ऑफ सुल्तान, सुल्तान की पदवी लेने के। सुल्तान की पदवी इसने 1229 में ली, 1229 में। He had taken the legal title of Sultan in 1229. तो 1229 में इसने वैध सुल्तान की पदवी ली, सुल्तान की पदवी ली। तो द रूलिंग पीरियड ऑफ इल्तुतमिश कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 3 भागों में बांटा जा सकता है, 1210 से 1221, 1210 टू 1221, 1221 से 1229, 1221 टू 1229 एंड देन 1229 टू 1236, 1229 से 1236। एकदम स्टेप बाय चीजों को दिमाग में बैठाइए। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई 1206 में, उसके बाद कुतुबी वंश आया, 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक, 10 में आया आराम शाह को हटाकर 10 में फिर बना इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236, 1210 से 1236 को 3 भागों में बांट दिया। पहला काल में उसने क्या किया, विरोधियों का दमन, चूंकि आराम शाह को गद्दी से हटाया, आराम शाह मुंह बोला बेटा था, आराम शाह मुंह बोला बेटा था, एडॉप्टेड सन था, स्वाभाविक से वक्त है कि जो सुल्तान का करीबी होगा, जो ऐबक का करीबी होगा, वो विरोध करेगा, तो उन विरोधियों का दमन किया। तो ऑपोजिशंस वेयर सप्रेस्ड बाय हिम बिटवीन 1210 टू 1221, तो जो भी विरोधी थे उसको इसने दबा दिया 1210 से 1221। तो सप्रेशन ऑफ ऑपोजिशंस, विरोधियों का दमन, फर्स्ट फेज। दूसरा में क्या है, मंगोल अटैक, मंगोल आक्रमण होता है। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, चंगेज खान। उधर जो है ना ट्रांसऑक्सियाना क्षेत्र, तो ट्रांसऑक्सियाना क्षेत्र में एक क्षेत्र था कौन, खुरासान। खुरासान में मंगवर्णी का शासन था, मंगवर्णी के ऊपर अटैक किया चंगेज खान ने। मंगवर्णी भागा, भागते भागते आ गया इसके पास, बोला कि चाहिए, शरण चाहिए, ठीक है, शरणार्थी के रूप में आया, लेकिन बोला ना, पंगा नहीं लेना चंगेज खान से, जाओ, हम नहीं देंगे, शरण नहीं देंगे। हालांकि जब उसने मंगोल अटैक हुआ था तो सीमावर्ती इलाका में इसका प्रिय पुत्र था सुल्तान, जो महमूद के नाम से भी जाना जाता है, वो इसका सबसे प्रिय पुत्र था, महमूद या सुल्तान। उसी के याद में मतलब वो मारा गया था, उससे लड़ने में मारा गया था, जो बोला जाता है कि उसी को ये योग्य समझता था। उसके बाद तब फिर देखा कि रजिया ही सबसे ज्यादा योग्य है, तो इसीलिए रजिया को अपना उत्तराधिकारी इसने बना दिया। तो जब अटैक किया, व्हेन चंगेज खान अटैक्ड ऑन इंडिया इन द बॉन्डी साइड एरिया, जो सीमावर्ती क्षेत्र था फ्रंटियर रीजन में, तो इट वाज प्रोटेक्टेड बाय द सन ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के पुत्र के द्वारा उसकी रक्षा की जा रही थी। ही डाइड, हिज सन डाइड इन द अटैक ऑफ चंगेज खान, चंगेज खान के आक्रमण में उसका पुत्र मारा गया। उसी की याद में इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया, सुल्तानगढ़ी का मकबरा, टॉम्ब ऑफ सुल्तानगढ़ी, डेडिकेटेड टू हिज सन, वो इसके पुत्र को समर्पित है। क्लियर? तो यही याद रखिएगा, मंगोल अटैक होता है, चंगेज खान ने आक्रमण किया था, चंगेज खान अटैक।
और चंगेज खां मंगबरनी का पीछा करते हुए, मंगबरनी खुरासान का शासक, मंगबरनी ने क्या किया, मंगबरनी तो मंगबरनी को इसने शरण नहीं दी, ही डिनाइड टू प्रोटेक्ट, उसने उसकी रक्षा करने से इनकार कर दिया, बोला तुम समझो, चंगेज खां समझे, हमको तुम लोगों से नहीं लेना देना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं मंगोल आक्रमण का सामना किस तरह से किया था इल्तुतमिश ने, तो तुष्टीकरण की नीति, ये तुष्टीकरण की नीति अपना रहा, पॉलिसी ऑफ क्या कर सकते हैं, सेटिस्फैक्शन बोल सकते हैं एक तरह, तुष्टीकरण मतलब कि ये उसको भी संतुष्ट कर रहा है, अपने भी संतुष्ट हो रहा है, तो एक तरह से ये अपोज नहीं कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा है, तो तुष्टीकरण की नीति है। और एक तरह से देखा जाए तो नेग्लिजेंस, एक तरह से देखा जाए नजरअंदाज कर रहा है मुगल को, ये मंगोल को, मंगोल कुछ नहीं है, मंगोल से हमको कोई लेना देना नहीं है, ये चीज है। अब ये करता, विरोध करता तो मारा जा सकता था, ठीक है। अब इसके बाद याद रखिएगा 1229 में जब देखा कि सब चीज ठीक हो गया, मंगोल भी चंगेज खां के बाद जो है सो मंगोल उतने शक्तिशाली उस समय नहीं थे, हालांकि मंगोल बराबर आक्रमण करते रहे, तो सबसे ज्यादा आक्रमण जो किया था उसने किसके समय में किया था, मतलब इसके बाद बल क्या, अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज्यादा आक्रमण किया, और अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक है जिसने मंगोलों को हराया भी, पराजित भी किया। और इल्तुतमिश और रजिया ने मंगोलों के प्रति उदासीनता की नीति अपनाई, नेग्लिजेंस का पॉलिसी, वो उदासीन रहे, वो जो जीत जाता था छोड़ देता था, उसका विरोध नहीं करता था। लेकिन बलबन ने क्या किया, मंगोलों का सामना करने के लिए सीमा सुरक्षा पर बल दिया, ये एक पॉइंट याद रखिए। A first ruler who faced Mongol in battlefield, he was अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी था जिसने कि सामना किया, मंगोलों का युद्ध में सामना किया, न केवल सामना किया बल्कि उसे हराया। हालांकि बोला जाता है सबसे ज्यादा जो अटैक होता है ना मंगोलों का, वो तुगलक काल में होता है सबसे ज्यादा, संभवतः 29 टाइम्स। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज्यादा आक्रमण को विफल किया, इसके मंगोलों के आक्रमण को सबसे ज्यादा, ठीक है देख लीजिएगा, मैं इसीलिए शायद लगा दे रहा हूं कि शायद वाली बात, परफेक्ट नहीं हूं इसीलिए, तो कहीं पर जरूरी नहीं कि सब पता ही रहे, मैं बार बार बोलता हूं जितना ज्ञान मेरा है उसी से सिलेक्शन हो गया है, तो इसीलिए ज्यादा भटकना नहीं है, जितना आ रहा है आने दीजिए, नहीं तो कोई लिमिट नहीं है हिस्ट्री का, PhD होता है हिस्ट्री से, ठीक है। तो इल्तुतमिश के शासनकाल को 3 भाग बांटेंगे, 1210 से 21 विरोधियों का दमन, 1221 से 29 मंगोल आक्रमण, 1229 से 36 सत्ता का सुदृढ़ीकरण। और सत्ता के सुदृढ़ीकरण में इसने 2 प्रमुख कार्य किए, तुर्के चहलगामी की स्थापना की और इक्तेदारी प्रथा प्रारंभ किया। ये दोनों पॉइंट लिख लेना है, लिखिएगा कि 1229 में जब उसने सुल्तान की वैध पदवी ली, इन 1229 में जब उसने सुल्तान की वैध पदवी ली, when he had taken the legal title of सुल्तान की वैध पदवी ली, जब उसने सुल्तान की वैध पदवी ली, he started strengthen the rule, उसने सत्ता का सुदृढ़ीकरण प्रारंभ किया, started strengthen the rule। और इसी में यह देखिएगा 2 काम किए, नहीं ऐसे तो बहुत सारा काम किया है, लेकिन 2 सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए 2 काम किया इसने। देखिएगा एक चीज और, अरबी सिक्का चलाया, जीतल और टंका और जीतल, हाँ टांका नहीं टंका, हाँ TANK होता है तो उसको लोग टांका भी पढ़ देते हैं, लेकिन टंका और जीतल। और स्पेलिंग को लेकर टेंशन नहीं लेना, टांका भी चलेगा, टांका मार देना है, ठीक है। तो टंका जीतल, और वो दाम और रुपया देखेंगे शेरशाह के समय में, यहाँ पर टंका चांदी का है और जीतल जो है पीतल का है, तांबक, हाँ तांबक।
जीतल है तांबा का, मैंने जीतल पीतल मैंने बोल दिया, वो मिलता जुलता। तांबा का जीतल और चांदी का टंका। अच्छा, संसगनी सिक्का के बारे में सुने आप? संसगनी, वही संसबनी संसगनी चलेगा, संसबनी संसगनी कौन चलाया? संसगनी सिक्का जो चला था, वो संसगनी सिक्का चला था फिरोज शाह तुगलक ने। और वो संसगनी सिक्का जो होता था ना, वो तांबे का होता था और 6 नहीं चांदी का होता था, और 6 जीतल के बराबर होता था। 6 जीतल बराबर 1 संसगनी। बाद में पढ़ेंगे ये सब। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के अंतर्गत एक तो कर लिया कि इल्तुतमिश के शासनकाल को 3 भागों में बांट दिया, 1220 से 10 से 21, 1221 से 29 और 1229 से 1236। पहला में इसने विरोधियों का दमन किया, दूसरे में इसने मंगोल आक्रमण का सामना किया, और तीसरा में इसने सत्ता का सुदृढ़ीकरण किया। इसके लिए इसने गुलाम सरदारों का एक संघ बनाया, अ यूनियन ऑफ स्लेव मिलिट्री कमांडर। तो स्लेव मिलिट्री कमांडर जो गुलाम सेनापति थे, सरदार थे, सैन्य प्रमुख थे, उनका एक संगठन बनाया। इन विच देयर वेर 40 स्लेव जो हेड्स, जिसमें कि 40 गुलाम सरदार थे। इट वॉज कॉल्ड चालीसा ग्रुप। इसे चालीसा दल कहा जाता है, इसे चालीसा दल कहा जाता है। इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड तुर्के चहलगामी, इसे तुर्के चहलगामी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड दीवाने चालीसा, इसे दीवाने चालीसा भी कहा जाता है। तो साहब यहां देख लीजिएगा 40, तो ये चालीसा हो गया, हनुमान चालीसा मत कीजिएगा, ठीक है। तो यह चालीसा दल हो गया, दीवाने चालीसा, तुर्के चहलगामी। क्लियर? बाय 3 नेम्स इट वॉज नोन। तो यह जाना गया चालीसा दल, तुर्के चहलगामी, दीवाने चालीसा। ऑल द नेम आर गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द यूनियन ऑफ स्लेव हेड्स। तो गुलाम सरदारों का जो संघ था उसको ये नाम दिया गया। देयर वर 40 स्लेव हेड्स। तो कुल जो थे वो 40 गुलाम सरदार थे। इन विच बलबन वॉज ऑल्सो अ मेंबर, जिसमें बलबन भी एक सदस्य था। बलबन भी एक सदस्य था। बलबन वॉज ऑल्सो अ स्लेव ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का ही गुलाम था। और वही जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो ये ताकतवर। नेक्स्ट वन, ही हैड स्टार्टेड इक्तदारी सिस्टम, इसने इक्तदारी प्रथा प्रारंभ किया। इल्तुतमिश स्टार्टेड इक्तदारी, इसने क्या किया? जैसे साम्राज्य को प्रांत में बांटा जाता ना, कंट्री इज डिवाइडेड इनटू स्टेट। इन प्रीवियस ईयर, मतलब कि इन दैट एरा एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, प्रांतों में बांटा गया था। प्रोविंसेज वेर कॉल्ड इक्ता बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने प्रांत के जगह पर इक्ता शब्द का प्रयोग किया। उसने साम्राज्य को इक्ताओं में बांट दिया, स्पेशली इन पर्पस ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू। तो राजस्व वसूलने के लिए विशेष करके इक्तदारी प्रथा शुरू की। लेकिन साथ ही साथ एक चीज याद रखिएगा, इक्ता इज जस्ट लाइक द एरिया ऑफ फ्यूडल। जो सामंत का जो क्षेत्र होता है उसी तरह से इक्ता को डेवलप किया गया। दैट मीन्स कि लाइक फ्यूडलिज्म इक्तदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। इक्तदारी प्रथा को सामंतवाद के तरह ही प्रयोग किया गया, जिसमें इक्तेदारों का द हेड ऑफ इक्ता वे आर कॉल्ड इक्तेदार। इक्ता के प्रमुख इक्तेदार कहलाते थे। इक्तेदार के पास 2 काम रहता था। देयर वेर 2 वर्क्स। फर्स्ट क्या था? पहला क्या था? तो कलेक्शन, मतलब कि रेवेन्यू राइट्स, राजस्व वसूलने का अधिकार, और दूसरा था मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैनिक उत्तरदायित्व। सामंत में यही होता था कि सामंत वंशानुगत होते थे, हेरिडेटरी होते थे। और इसमें क्या था ना, इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग वाली व्यवस्था थी। मतलब कि एक इक्तेदार को एक एरिया से दूसरे एरिया का इक्तेदार बनाया जा सकता था। यहाँ ट्रांसफर सिस्टम था। तो मतलब ये वंशानुगत नहीं था, वंशानुगत नहीं था। समझ में आ रहा है? इसीलिए कि पावरफुल हो गया। तो जान रहा था कि जैसे हम पावरफुल हुए हैं वैसे बाकी लोग भी हो सकता है। तो इसका सफाई करना जरूरी है। नहीं समझ में आया? अगर मान ले रहे हैं जब शासक
शासक बनने के लिए सफाया किया। हाँ, जब सफाया कर दिया तब वो शासक बन पाया, अदरवाइज थोड़े बन पाता। इसीलिए 1246 से 1265 के बीच में नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठा के क्या कर रहा था, एक एक करके साफ कर रहा था। और जब देखा कि सब साफ हो गया तो 1265 में खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। हाँ, सबको साफ करने के बाद, मतलब ऐसे तो ताकत तो ऐसे तो शासक तो बन गया था वो 1246 में ही बलबन, लेकिन उसको बैठाकर और सारा डिसीजन खुद ले रहा था। 1265 में आकर के जब देखा कि सारा तोड़ के चहलगामी साफ हो गया, अब कोई विरोधी नहीं है, तब इसको मार करके पहले दामाद बना लिया, फिर मार दिया, बोला जाता है जहर दे दिया, उसके बाद फिर शासक बन गया। 1265 से लेकर 1290 तक रहा, 1287 तक रहा। 1287 में इसकी मृत्यु हुई तो कैकुबा, चलिए तो हम अभी पहले इल्तुतमिश तो किया जाए, अब आगे का मत पूछिए, आगे तो बताएंगे ही कि उसने इसका, अदरवाइज इसी में होता है। इसलिए बीच में अपना ज्ञान को अपने तक रखना है, कहा कि वो आपका ज्ञान है, काहे सबको बता दे रहे हैं। हाँ, कुछ कुछ जो आपका अपना ज्ञान है ना अपने तक रखिए उस। हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लेकिन ज्ञान क्लास में बांटने से ज्ञान घटता भी है। कैसे पता है? इसीलिए कि हम जितना देर आपसे बात करेंगे उतना देर तो हम स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन 1 बजे तो हमको खत्म करना है, हम तो सिलेबस तो खत्म ही कर देंगे, और खत्म कर देंगे तो कितना पॉइंट छूट जाएगा, ये समझ रहे हैं? नहीं, इस चीज को भी समझना है कि 1 बजे तक का लिमिट अगर मेरा है, 1 बजे मैं खत्म करूंगा। आप अगर 4 बात बताएंगे तो मैं 4 बात छोड़ दूंगा, और मैं 4 बात छोड़ दूंगा, आपका ज्ञान कम हो जाएगा। इसी को कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लेकिन वहां नहीं जहां ज्ञान मिल रहा है, वहां जहां भी आप अपना ज्ञान दे सकते हैं वहां बांटिए तो बढ़ेगा। वहां तो बताएंगे नहीं, जूनियर को तो गाइड करेंगे नहीं, उसको तो लगेगा कि वो कंपटीटर आ रहा है मेरा, तो उसको तो बताएंगे नहीं जो वास्तविकता है। आप लोग के साथ एक लिमिट ये भी है कि कोई अगर पूछता है ना, अब वही हीनयान महायान पढ़े थे ना, अब यहाँ आते हैं ज्ञान अर्जित करते हैं, हीनयानी बन जाते हैं। अब जाके जब बाहर बताइएगा, बाकी स्टूडेंट को भी जोड़िएगा मिशन 50 से, तो महायानी हो जाइएगा। तो यही चीज़ है। अब महायान का बहुत सारा फायदा है, वो आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ चलिए आगे बढ़ा जाए। 1210 से 1236 तक किसका काल है? इल्तुतमिश का काल। पहले था ऐबक, ऐबक के बाद आरामशाह, आरामशाह के बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के शासनकाल का 3 भाग। 1220 में इल्तुतमिश ने इक्तिदारी प्रथा, समझ में आ गया ना, ये वंशानुगत नहीं होता था, ये ट्रांसफर होती थी। और दूसरी बात 1229 में इसने, अच्छा एक चीज और, अगर कोई व्यक्ति सुल्तान बनता था तो एक परमिशन लेटर आता था खलीफा के पास। उस परमिशन लेटर में उसके नाम से, चूंकि सुल्तान खलीफा के नाम से शासन ग्रहण करता था, जिसके नाम से शासन ग्रहण किया जाता था, जिसके एवज में, तो उसके लिए मतलब उसको बोलते थे खुतबा। तो इनके नाम का खुतबा पढ़ा जाता था, और बदले में एक साथ ही साथ एक ड्रेस भेजा जाता था वहां से, एक ड्रेस भेजा जाता था। क्या? हाँ, वो ड्रेस को पहनना होता था, चोगा टाइप का होता था, और वो ड्रेस पहन करके और तब जो है सो बोलता था कि अमुक व्यक्ति को, मतलब जैसे इल्तुतमिश को अब्बासी खलीफा, बगदाद के अब्बासी खलीफा अल-मुस्तनिर बिल्लाह ने सुल्तान के रूप में स्वीकार किया है। तो उसी वजह से जब ये बोलता था तो उसका सब आमीन कहते थे, और उसके बाद वो वैध रूप से हो गया। तो कुछ उस तरह का, तो एक ड्रेस आता था, जो ड्रेस भेजा जाता था वहां से, चोगा टाइप का। हाँ क्या? हाँ, ग्रेजुएशन डेट टाइप का, सही बात बोल रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन डेट पर पहनते हैं ना, उसी तरह से। और उसके लिए स्पेसिफिक नेम भी है उसका। हाँ, खिल्लत, खिल्लत, इसको याद रखिएगा, उसको खिल्लत बोला जाता था। जो ड्रेस पहना जाता था ना उसको खिल्लत बोला जाता था, खिल्लत, पोशाक, खिल्लत। और एक जो है अनुमति पत्र पढ़ा जाता था, खुतबा पढ़ा जाता था।
खुतबा। मतलब यही है कि जो आपको शासन दे रहा है उसके नाम से जनरली खुतबा पढ़ा जाता था। तो वैध सुल्तान बना है, यानी खलीफा ने शासन दिया है। अच्छा, इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। पहला व्यक्ति जिसने सुल्तान की पदवी ली कौन था? महमूद गजनबी। पहला व्यक्ति मैं बोल रहा हूं, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक सुल्तान नहीं बोल रहा हूं। पहला व्यक्ति जिसने खुद को सुल्तान घोषित किया वो था महमूद गजनबी। अब पहला व्यक्ति जिसको खलीफा ने सुल्तान बनाया था वो था सल्जुक शासक तुगरिल। सल्जुक शासक तुगरिल, क्लियर। और उसको पहला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने खुद को सुल्तान घोषित किया, नहीं खुद को, जो जिसने वैध सुल्तान की पदवी ली, इल्तुतमिश। अच्छा, इल्तुतमिश के कार्य याद रखिएगा, कौन कौन सा कार्य इसने किया। पहला तो याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर थी, तो लाहौर से राजधानी दिल्ली किया किसने? इल्तुतमिश ने। तो ये कार्य करके स्ट्रक्चर बना लीजिए इल्तुतमिश के कार्य, वर्क ऑफ इल्तुतमिश। पहला है कैपिटल, चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल। तो कैपिटल चेंज किया, राजधानी परिवर्तन किया। इंस्टीड ऑफ लाहौर दिल्ली, ही मेड दिल्ली कैपिटल। दिल्ली, लाहौर के स्थान पर दिल्ली को कैपिटल बनाया। क्या चीज? इंस्टीड ऑफ लाहौर, इंस्टीड ऑफ लाहौर। लिख लीजिए एक एक चीज, दिल्ली, दिल्ली, क्लियर। उसके बाद लिखिएगा इशुइंग कॉइन, इशुइंग कॉइन, कॉइन्स, मुद्रा का प्रचलन। तो ही इशूड प्योर अरेबियन कॉइन्स, ही इशूड प्योर अरेबियन कॉइन, प्योर अरेबियन कॉइन्स, प्योर अरेबियन कॉइन्स। और शुद्ध सोने का, शुद्ध अरबी सिक्का चलाया। चांदी का टंका, चांदी का टंका, तांबे का जीतल, चांदी का टंका, तांबे का जीतल, क्लियर। चांदी का टंका, तांबे का जीतल। उसका कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क, निर्माण कार्य क्या क्या किया? कुतुब मीनार, सेल्फ टॉम्ब, अपना मकबरा भी बनवा लिया था पहले से, ठीक है। वही होता है कि इसके बारे में बोला जाता है कि मकबरा जब बन गया ये करने के लिए कि कोई कमी तो नहीं रह गया, तो पूछा कोई कमी तो नहीं है, बोला बस सुल्तान आपकी कमी है, ठीक है। तो स्वयं का मकबरा पहले से बनवा लिया करता था ये लोग, कि बाद में पता नहीं कैसे दफनाएगा, अपना पहले से अपना व्यवस्था करके जाओ, ठीक है। शमसी मदरसा, कई बार देखते होंगे कि बहुत मक्खी चूस आदमी सब जो रहते हैं पैसा खूब बचाते हैं, लेकिन जब मरने के बाद ना उनका, मैंने देखा है कि उनका श्राद्ध कर्म भी उसी तरह का हो जाता है कि बाल बच्चा भी उसमें भी मक्खी चूसी कर देता है, ठीक है। तो बड़ी दुर्गति होती है। तो देखिएगा निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन वर्क, कुतुब मीनार, ही कंस्ट्रक्टेड कुतुब मीनार, नहीं, कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार was started by Iltutmish and completed by Iltutmish. Started by Kutubuddin Aibak and it was completed by Iltutmish. Iltutmish के द्वारा, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार मेड, completed in his period. सेल्फ टॉम, अपना मकबरा। शमसी मदरसा, शमसी मदरसा, शमसी नाम से मदरसा, मदरसा जो था ना टीचिंग मतलब कि प्लेस हो जाता है, स्कूल लाइक स्कूल की तरह मदरसा। यहाँ पर कुरान की आयतें सिखाई जाती हैं और ये मुख्य रूप से धार्मिक संदर्भ में ही ज़्यादातर रहा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा याद रखिएगा, डेडिकेटेड टू हिज सन, उसके पुत्र को समर्पित है, हु वॉज किल्ड अगेंस्ट द फाइटिंग ऑफ मंगोल, फाइटिंग अगेंस्ट मंगोल। तो मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए जिसकी मृत्यु हो गई थी। ही अनाउंस्ड हिज सक्सेसर, अनाउंसमेंट ऑफ सक्सेसर, याद रखिएगा, इसने अपने
सक्सेसर का अनाउंसमेंट कर दिया था। तो अनाउंसमेंट ऑफ सक्सेसर, उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी थी। तो क्या किया था, तो ऑन कॉइन नेम ऑफ रजिया वाज प्रिंटेड। तो इसके सिक्कों पर रजिया का नाम लिखा हुआ है। सो इससे अनुमान लगाया जाता, किसी शासक के रहते हुए जब उसके सिक्के पर किसी का नाम उत्कीर्ण होता था, प्रिंट होता था, दैट मीन्स की ही और शी विल बी द सक्सेसर ऑफ दैट रूलर। तो वही इसका उत्तराधिकारी, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रजिया को बनाया, जो पुरुष समाज को बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए पुरुष समाज ने क्या किया, रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया। तब रुकनुद्दीन फिरोज को हटाने के लिए जनता के समक्ष जाती है। बोला जाता है कि लाल वस्त्र धारण करके जनता के समक्ष जाती है, मतलब बुर्का वगैरह हटा देती है, लाल वस्त्र धारण करती। इवन की जो शासन करती थी ना रजिया, पुरुष का ड्रेस पहन के गेटअप में बैठ के शासन करती थी। ये भी बर्दाश्त नहीं होता था पुरुष समाज को, और यही कारण है कि उसके अगेंस्ट कंस्पिरेसी चलती रहती थी। देखा कि योग्यता से नहीं कर सकते हैं, तो अफवाह फैलाया गया कि याकूत के साथ इसका प्रेम प्रसंग है। याकूत एक अबिसीनियाई हबसी दास था, एक स्लेव था, तो उसके साथ जो है लव स्टोरी भी बना दिया गया। अब इसके बाद भी फिर भी नहीं दबा पाया, तब जो है सो एक सीमावर्ती इलाके में मतलब कि कुछ डाकू वगैरह का आतंक था, तो उसके लिए सेना भेजा गया, तो खुद वो नेतृत्व करने गई थी। और तब वहीं पर क्या किया गया कि दूसरा सेना भी भेज दिया गया था। एक्चुअली इसका जो मेन जो शत्रु था रजिया का, अच्छा भी आएगा करेंगे, चलिए क्लियर, इल्तुतमिश क्लियर ना। तो सबसे पहले कौन हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह के बाद इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, और रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया। तो हम लोग रजिया के बारे में पढ़ते हैं, रजिया के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा रजिया, तो रजिया के बारे में पहली बात तो ये याद रखिएगा, रजिया वाज द लीगल सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश। रजिया इल्तुतमिश की वैध उत्तराधिकारी थी। रजिया वाज द लीगल सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश। रजिया इल्तुतमिश की वैध उत्तराधिकारी थी, वैध थी, लेकिन बट इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द उलेमा क्लास एंड अदर मेल क्लास। लेकिन यह उलेमा वर्ग के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। उलेमा वर्ग ये धर्म की व्याख्या करने वाले वर्ग होते थे, राजा को धार्मिक परामर्श देने वाले वर्ग होते थे कि धर्म क्या करता है शासन के संदर्भ में, जो शासक को ये, किंतु यह उलेमा वर्ग और पुरुष समाज को स्वीकार नहीं हुआ। उलेमा क्लास, यस, उलेमा वर्ग तथा उलेमा क्लास तथा जो मेल जो कुलीन थे, नोबल क्लास थे, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। यानी पुरुष कुलीन वर्ग के पुरुष को यह बर्दाश्त स्वीकार नहीं हुआ। सो रुकनुद्दीन फिरोज बिकेम द रुकनुद्दीन फिरोज बिकेम द सुल्तान आफ्टर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा रुकनुद्दीन फिरोज नहीं, इल्तुतमिश के बाद आफ्टर इल्तुतमिश रुकनुद्दीन फिरोज बिकेम द सुल्तान। रुकनुद्दीन फिरोज सुल्तान बना बट विद द हेल्प ऑफ पीपुल, किंतु जन समर्थन के द्वारा रजिया गॉट द रूल। रजिया ने शासन प्राप्त किया। क्लियर, तो रजिया जो शासन प्राप्त किया वो जनता के समर्थन से। क्लियर, अब इसको 4 भाग में बांट दीजिए। बोला जाता है कि रजिया महिला नहीं होती, ये इसामी ने कहा था कि रजिया का महिला होना सबसे बड़ा गुनाह था। अगर ये महिला नहीं होती तो सल्तनत काल की सबसे महान सुल्तान होती। क्लियर, इन द बैटल ऑफ कैथल के युद्ध में 1240 में, हालांकि कैथल का एक युद्ध बाद में भी होगा इब्राहिम लोदी के समय में, ऐसे यहाँ पर है कैथल का युद्ध, लेकिन ये जो कैथल का युद्ध है 1240 में कैथल के युद्ध में रजिया को पराजित। तो रजिया से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट बनेंगे, ये 4-5 पॉइंट याद रखिएगा। जन समर्थन से इसने शासन प्राप्त किया, ये गॉट रूल विद द हेल्प ऑफ पीपल, और
उसने एक अबिसीनियाई हबसी दास, एक स्लेव था, एक अबिसीनियाई स्लेव था, अबिसीनियाई स्लेव था, एक अबिसीनियाई दास था याकूत, उसने उसको अमीर आखुर पोस्ट दिया। ही हैड गिव द याकूत गॉट द डिपार्टमेंट, क्या, हाँ, अस्तबल बल का प्रधान था। अस्तबल जो हॉर्स मिलिट्री होता था ना, उसका जो है सो हेड होता था अमीर आखुर। एक्चुअली अस्तबल जहां घोड़ा वगैरह रखा जाता था, अस्तबल, उस अस्तबल की रख रखाव करने वाला जो हेड होता है वो अमीर आखुर होता है। उसमें ये घोड़ा की सफाई करता था, उसकी सेवा करता था। इसको देखा इसमें योग्यता है, अच्छा घोड़ा वगैरह चला लेता था, तो इसको बना दिया हेड, बना दिया अमीर आखुर बना दिया। जो जिसके कारण से क्या हुआ कि इसके साथ, रजिया के साथ इसका प्रेम है, यह अफवाह फैला दी गई। ठीक है, तो इसके बाद इसका मुख्य विरोधी था जुनैदी। जुनैदी वाज द मेन ऑपोजिशन ऑफ रजिया। रजिया का मुख्य विरोधी कौन था? जुनैदी। और ये कैथल के युद्ध में ये पराजित होती है 1240 में। हालांकि इसको हराने के लिए जो सेना भेजा गया था, उस सेना का हेड था अल्तुनिया। लेकिन जब अल्तुनिया वहां गया तो अल्तुनिया से ही इसने निकाह कर लिया, उसी से शादी कर ली। तो देखा कि अब दोनों मिल करके, क्या, हाँ नहीं वही बात बोल रहे, अब हारना जीतना मेन है कि उसने अल्तुनिया से विवाह करके अपनी स्थिति को स्ट्रॉन्ग कर लिया। अब देखा कि अल्तुनिया ये दोनों आएंगे, अल्तुनिया और ये दोनों आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए क्या किया गया कि अल्तुनिया और इसको दोनों को डाकुओं के द्वारा मरवा दिया गया। डाकू लोग गए और जाकर मार दिए। बोला जाता है रात में ही अटैक किए, सोए हुए भी लोग को मार दिया गया। तो वही अल्तुनिया से, तो कैथल के युद्ध में ये पराजित हुई, इसने अल्तुनिया से विवाह किया और उसके बाद डाकुओं द्वारा अल्तुनिया और रजिया दोनों की हत्या करवा दी गई। रजिया और अल्तुनिया दोनों की हत्या करवा दी गई। रजिया के बाद दो महत्वपूर्ण शासक बनता है, बहराम शाह और मसूद शाह। बहराम शाह, तो लिखिएगा आफ्टर रजिया, रजिया के बाद, रजिया के बाद, आफ्टर रजिया, रजिया के बाद, रजिया के बाद दो सुल्तान हुए जो, देयर वेर टू सुल्तान, दो सुल्तान हुए जो बलबन के पूर्व, हु रूल्ड ओवर सल्तनत बिफोर द पावर ऑफ बलबन, जो बलबन के पूर्व समर्थन से, बलबन के पूर्व समर्थन से शासन करते रहे। मतलब बलबन के पूर्व दरबारी समर्थन से शासन करते रहे। दरबारी समर्थन से लिखेगा, दरबारी समर्थन से शासन। कौन कौन था? बहराम शाह और मसूद शाह। अब तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को काल भी याद हो गया होगा, टाइम पीरियड भी याद हो गया होगा। याद हो गया ना? 1206 से 10 कुतुबुद्दीन ऐबक, 1210 में आराम शाह, 1210 से 36 इल्तुतमिश, 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज, 1236 से 40 रजिया, 40 से 42 बहराम शाह, 40 से 42 बहराम शाह, 1242 मसूद शाह। मतलब कि 1206 to 10 ऐबक, 10 में आराम शाह, 10 to 36 इल्तुतमिश, 36 रुकनुद्दीन फिरोज, 36 से 40 रजिया, और रजिया 40 से 42 बहराम शाह, 42 से 46 मसूद शाह। देन नासिरुद्दीन महमूद बिकेम द किंग। तो लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, या हेडिंग दीजिएगा नासिरुद्दीन महमूद। वो यहाँ दिया हुआ नहीं है, यहाँ डायरेक्ट बलबन पर पहुंच गया, बलबनी वंश। किसने? कौन दो शासक? कैकुबाद कयूमर्स? हाँ वो नहीं, वो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है वो।
दरबारी समर्थन से शासन किया है। उस काल की कोई घटना होगा तो उसमें देख सकते हैं, अगर 1240 से 1246 के बीच में अगर कोई घटना है तो वो अगर काल पूछ दे कि किसका काल था तो वो याद रखेगा उनका काल था, अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है। अब यहाँ याद रखेगा, अभी हम लोग इसको बलबनी वंश को बाद में पढ़ेंगे, पहले नासिरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ लेते हैं। नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद रूलिंग पीरियड 1246 से 1265, ठीक है। ही बिकेम सुल्तान विद द हेल्प ऑफ बलबन, बलबन की सहायता से शासन, बलबन की सहायता से शासन, ठीक है, बलबन की सहायता से शासन। इसको इस तरह से भी दे सकते हैं, बलबन की सहायता शासन, मतलब कि 3 भाग में बांट देते हैं इसको। जो क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है ये क्या क्या, 12 शासनकाल, इस शासनकाल तुम्हारा दिया हुआ ही है, शासनकाल 1246 से 65, किसकी सहायता से, बलबन की सहायता से शासन, बलबन की सहायता शासन, पहली बात तो हो गया, बलबन की सहायता से शासन। दूसरी बात याद रखेंगे, इसके लिए इसको डेडिकेटेड एक बुक है तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी बुक इज डेडिकेटेड टू नासिरुद्दीन महमूद, ये रिटन बाय मिनहाज उस सिराज, यह मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई है, मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई है, रिटन बाय मिनहाज उस सिराज एंड डेडिकेटेड टू नासिरुद्दीन महमूद। And in this book he was called दरवेश राजा, इसको दरवेश राजा कहा जाता, फकीर राजा, दरवेश राजा, फकीर राजा बोला जाता है। क्यों? नमाजियों की टोपी, नमाजियों की टोपी सिलाई कर जीवन यापन, तो जीवन यापन जो करता था ना, सरवाइव करता था आफ्टर, हाँ स्टिचिंग, स्टिचिंग नहीं हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन, मेकिंग, आफ्टर मेकिंग कैप ऑफ नमाजी, तो नमाजियों की टोपी सिलाई करके जीवन यापन करता था। तो 3 चीज़ें आप याद रखेंगे, किससे रिलेटेड, नासिरुद्दीन महमूद से रिलेटेड, नासिरुद्दीन महमूद विद द हेल्प ऑफ बलबन, बलबन की सहायता से, बलबन की सहायता से इसने क्या किया कि शासन प्राप्त किया। ही गॉट रूल विद द हेल्प ऑफ बलबन, बलबन की सहायता से शासन प्राप्त किया। देन, और इसी में मैंने बताया था बलबन ने इसे अपना दामाद बना लिया था, बाद में बलबन ने इसे अपना दामाद बना लिया था, बाद में क्या हुआ कि बलबन की जो है सो फिर इसकी हत्या करवा दी, इसकी हत्या करवा दी। क्या हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया जाने वाले को कोई रोक थोड़े सकता है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बलबन, तो उसके बाद बनता है शासक, कौन बनता है, बलबन बनता है, बलबन शासक, बलबन बिकेम द रूलर। अच्छा, बलबन की खासियत क्या थी ना कि ये दरबारी अनुशासन का पालन करता था, दरबारी अनुशासन का पालन करता था, ठीक है। तो लिखिएगा बलबन, बलबन जो है सो बलबनी वंश लिख दीजिएगा, लेकिन उसमें एक पॉइंट और लिख देते तो वह ठीक था कि, अच्छा चलिए ये बलबनी वंश लिखिएगा, पॉइंट एक लिख दिया ना, लिखिएगा कि नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करके, हालांकि बहुत लोग मानते कि नहीं हत्या नहीं किया, वो हाँ डेथ हो गई, अब उसको जहर दे दिया था, बोला जाता किसी ने जहर दे दिया था। तो कौन जहर देगा, जहर देने का सबसे ज़्यादा लाभ तो इसी को मिला, हाँ स्वाभाविक बात है। अब दूसरा भी देगा तो नाम तो इसी का आएगा, ठीक है। तो लिखिएगा, क्या लिखे, नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करके बलबन सुल्तान बना, बलबन सुल्तान बना, बलबन बिकेम द सुल्तान।
बलबन सुल्तान बना, ठीक है, सुल्तान बना, जिसने 1265 में who made himself who had taken the title of Sultan in 1265, जिसने 1265 में सुल्तान का पद ग्रहण किया, सुल्तान का पद ग्रहण किया, ठीक है। अब 1265 से अब ये स्ट्रक्चर बना दीजिए, स्ट्रक्चर बना दीजिए, दिमाग में रहेगा। इसको ऐसे करके स्ट्रक्चर में और एक चीज लिख लेंगे, 1265 से 1287, 1265 टू 1287 बलबन, कैकुबाद 1287 टू 1287 से 1290 1290, और 1290 में कयूमर्स। क्लास के बारे में ग्रुप में सूचना दे दी जाएगी, क्लासेस वगैरह होंगी नहीं होगी, किनकी होंगी, वो सारा चीज़, या कल परसों 2 दिन तो हो सकता है। अब इस पे डिपेंड करता है कि सर फ्री रहेंगे तो कल, परसों तो खैर छुट्टी बनता है, हाँ परसों, लेकिन कल के लिए मे बी कि कल क्लास हो सकती है, सर की भी हो सकती है। तो हाँ जी सर, रजनीश सर का बर्थडे कल है ना। अच्छा, वो आप लोग सोच लीजिए, ठीक है। हाँ, मुझे तो घर जाना है। रात में ही निकलना है, चलिए। अच्छा क्या नहीं, क्लासेस चलेंगी। तो ये एक्चुअली क्या है, देखिए, हाँ मैं तो सेलेक्ट हो गया हूँ, मैं गैजेटेड ऑफिसर बन गया हूँ, तो कुछ तो लाइफ का मजा लेने दीजिए। आप लोग जो है, आप लोग अभी संघर्षशील हैं, तो आप लोग अभी उन सब चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि आपको पता है 2001 से 2007 तक मैंने बिहार में कदम नहीं रखा, इसी पढ़ाई के चक्कर में। और हाँ, प्रेशर लेके नहीं पढ़ सकते हैं, तो प्रेशर लेने कौन बोल रहा है? प्रेशर लेना, देखिए 2 तरह की बातें होती है। आप प्रेशर लेके, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप छुट्टी मनाइए। प्रेशर नहीं लेने का मतलब ये नहीं है, देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब आप घर जाते हैं ना, तो घर का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है। और अगर मतलब कि 2 दिन की छुट्टी होती है तो कम से कम 2 दिन और बर्बाद होगा, 4 दिन कम से कम हो जाएगा। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा। मैं अक्सर बोलता हूं कि अगर छुट्टी हो भी तो भी पटना में रहने में बेहतर है, मतलब कि घर गए तो घर का काम तो करना ही पड़ेगा, जो जरूरत की चीजें वो करनी ही पड़ती हैं। तो इसीलिए देखिए चीजों को, देखिए मेन है कि ये नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं कि ज्ञान से अगर सफलता हासिल हो जाती तो शायद आज से 10 साल पहले मैं सफल हो गया रहता। ये मतलब केवल ज्ञान से सफलता नहीं मिलती है, आप कितना कॉन्सेंट्रेट हो करके, जो आपका ज्ञान है उसका कितना कॉन्सेंट्रेट कर पाते, वो इंपॉर्टेंट होता है। अब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है किसी प्रकार का डाइवर्सन नहीं होना, कहीं भटकाव नहीं होनी चाहिए, चाहे वो परिवार के प्रति, चाहे वो दोस्तों के प्रति। बहुत सारा आप लोग का जो एज है, इस एज में तो बहुत सारे भटकाव रहते हैं। तो ये भी एक समस्या, बहुत समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। आपको लगेगा कि ना आईएएस बनिए जाएंगे, मतलब अब देखिए अपने लिए अगर आईएएस बनना चाहते हैं ना तो आप आईएएस बन जाइएगा, अपने लिए बीपीएससी निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिएगा, किसी और के लिए निकालना चाहते हैं तब मुश्किल हो जाएगा। कई बार मैंने देखा है कुछ लोगों को कि किसी और के लिए निकालना चाहते हैं तो वहाँ समस्या होती है, बहुत बड़ी समस्या होती है। नहीं, अपने लिए निकालिए, अपने आप को प्रूफ कीजिए, और अपने आप को प्रूफ कीजिएगा ना। आप देखिए चारों ओर, जैसे बोलते नहीं है कि अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी, तो आंख क्यों दिख रही थी? पत्ते उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, उसका ध्यान था उसी पर, चिड़िया पर। वैसे ही बीपीएससी है, केवल अगर बीपीएससी पर ध्यान रहेगा तो बीपीएससी मिलना ही मिलना है, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन दिक्कत है कि किसी के लिए, तो किसी के लिए कर रहे तो उसके ऊपर भी तो ध्यान है। अगर मान ले परिवार के लिए है तो परिवार के ऊपर भी तो ध्यान है। मतलब ये आप सब चीज भूल जाइए,
केवल और केवल आज अगर आप सफलता प्राप्त कर लेते हैं, देखिए आज अगर आप दिवाली का रूम कमरा साफ करने जाइएगा, घर में मदद करने जाइएगा, तो हो सकता है कल के डेट में मदद नहीं कर पाइएगा, घर में मदद नहीं कर पाइएगा। कल के डेट में आपसे पैसे की डिमांड की जाएगी। आज सबसे अच्छा लाइफ तो लड़कियों का है कि कल के डेट में जो है सो किसी और घर की मालकिन बन के रहिएगा। तो एक दो आप लोगों की नौकरी तो एक फिक्स है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वही बात मैं बोल रहा हूं कि आपका फिक्स है ना, इसीलिए क्या वो अब शादीशुदा जो है उन नहीं, जो शादीशुदा नहीं वो बात मैं नहीं बता, मैं जो बोल रहा हूं उसको, उस चीजों को समझिएगा। चीजें क्या है कि एक आपका फिक्स होता है, तो फिक्स होता है तो इसमें क्या होता है कि परिवार वाले का वो बर्डन नहीं रहता है। आपने सुना था ना, वहां एक लड़का जब घर जाता है तो उसको 10 गाली मिलती है, लड़कों के साथ ज्यादा दिक्कत है। ऊपर से देखिए एक और काम हुआ है, नो डाउट। देखिए मैं महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा समर्थक हूं, इसलिए मेरे बात को आप अदरवाइज ना लें। और इवन कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आज यहां हूं तो इसमें कहीं ना कहीं मेरी माँ का रोल है। मेरे पापा का रोल तुलनात्मक कम है, जितना रोल मेरे माँ का है उतना मेरे पापा का रोल नहीं। इसलिए मेरे पापा चाहते थे बेटा कोई भी नौकरी कर लो, और जब नौकरी मैंने छोड़ी तो वो आज तक नाराज है। मैं फॉर्म ही नहीं डालता था, वो आज तक गुस्साते रहे। नहीं आज तक नहीं, सिलेक्शन तक गुस्साते रहे। हाँ, सिलेक्शन के बाद वो भी खुश हो गए, लेकिन सिलेक्शन तक उनको मुझसे जो है सो मतलब आंतरिक रूप से जो है तकलीफ थी। तो स्वाभाविक से उनकी कुछ ख्वाहिशें थी ना, उन ख्वाहिशों को मैं पूरा नहीं कर पाया। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूं, तो ये अलग मैटर है, वो नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए क्या होता है ना, इसीलिए कुछ लड़कियां जो पटना आती हैं पढ़ने के लिए, वो देखिएगा पटना में पढ़ाई से ज्यादा वो यहाँ के चमक धमक में चली जाती हैं। फिर ये मौका मिले ना मिले ससुराल चल जाएंगे, तो ये भी है। 90% लड़कियां वैसे ही आकर के बर्बाद होती हैं। अब 10% ही रिजल्ट लेके जाती हैं, तो उसका रीजन क्या होता है? उसके दिमाग में तो एक तो फिक्स है कि एक जगह तो मेरा है, नहीं कुछ होगा तो शादी कर देंगे, अच्छा घर में कर देंगे, नौकरी वाला से कर देंगे, और लड़का तो नहीं करेगा तो उसको शादी नहीं होगी। ये भी समस्या है। तो ये चीज है, वो लड़कों के लिए ज्यादा समस्या हो गई है इसी कारण से। ऊपर से देखिए नीतीश बाबू ने बहुत अच्छा काम किया है, 35% रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को। इसका बेनिफिट क्या जानते हैं हम? अब देखिए दोनों वे में, लेकिन लड़का के लिए मुश्किल बढ़ गया। अब मुश्किल इसीलिए बढ़ गया कि पहले 5 से 10% लड़कियां नहीं आती थी, तो लड़कों का कट ऑफ लो जाता था तुलनात्मक। लड़कियां 5 से 10%, आज 35% लड़की का हो गया। अब 65 में आना है तो अब कट ऑफ लड़का का भी हाई हो गया। लड़की लड़का के बीच में गैप 10 नंबर का गैप हो जा रहा है, तो लड़कियों के लिए तुलनात्मक आसान हो गया। तो अब इसका उसको प्रतिफल, हालांकि इसमें लड़कों को मैं यही बोलता हूं कि आज अगर मेरी मम्मी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं दिल्ली नहीं जाता। मतलब लड़का लोग भी फील करता पैसा मांगना है तो पापा से मांगने में थोड़ा हेजिटेशन होता है, मम्मी से मांग लेता है, और मम्मी दे भी देती है बेटा लोग को। तो ये चीज है, तो मम्मी सशक्त होगी तब ना बेटा का भी कल्याण होगा। तो इसीलिए हमेशा मैं बोलता हूं पॉजिटिव सोचिए। अब देखिए किसी भी चीज में आप निगेटिव लेने लगे, मैं उसमें बता रहा हूं कि उसमें भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पर ध्यान ही नहीं जाता, निगेटिव तुरंत पकड़ते हैं। तो ये गड़बड़ है, पॉजिटिव को पकड़ना सीखिए, लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी। और पता चला बीपीएससी कैसे निकल जाएगा ना पता ही नहीं चलेगा। बीपीएससी जाप करते रहिए, बीपीएससी 67वीं बीपीएससी जाप करते रहिए, देखिए बीपीएससी मिल जाएगा। हाँ, जिसके भी पीछे पड़ जाइएगा ना आप, वो मिलना ही मिलना है। अब डिसाइड करना कि आपको किसके पीछे पड़ना है। चलिए, बलवानी वंश, तो बलवानी वंश में बलवन है, संस्थापक है बलवन, बलवन के बाद कैकुबाद, और कैकुबाद के बाद है कयूमर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे कौन है? बलवन है। ये लोग तो आए गए, मतलब कि असल में मलिक फिरोज इसके समय में ताकतवर हो गया था। मलिक फिरोज ने इसको मारकर इसको गद्दी पर बैठाया, और इसके बाद मलिक फिरोज ने खुद को जलालुद्दीन खिलजी के नाम से प्रमोट किया, शासक बन गया और खिलजी वंश की स्थापना की। तो मेनली बलबन। अब याद रखें गुलाम वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक, अंतिम महत्वपूर्ण बता रहा हूं क्योंकि ये लोग महत्वपूर्ण नहीं है, कैकुबाद कयूमर्स, अंतिम महत्वपूर्ण शासक बलबन है। तो गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन महत्वपूर्ण शासक है, 5वां शासक।
पहला तो था ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश के बाद रजिया के बाद नासिरुद्दीन महमूद, तब काते नासिरी उसी को समर्पित है, और तब आता है बलबन। ठीक है, बलबन। ठीक है, तो इसमें देखिएगा इसका शासनकाल, इसके शासनकाल को दो भागों में बांटते हैं, एक तो संरक्षक के रूप में शासन और दूसरा स्वतंत्र शासन। कोई डाउट नहीं, अभी बताया था मैंने कि शुरू में ये नासिरुद्दीन महमूद के संरक्षक के रूप में शासन किया, अब बाद में इसने स्वतंत्र रूप से शासन किया, स्वतंत्र रूप से शासन किया। क्लियर? तो गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल को दो भागों में बांटा जा सकता है, एज ए प्रोटेक्टर ऑफ नासिरुद्दीन महमूद और दूसरा इंडिपेंडेंट रूल, इंडिपेंडेंट रूल। क्लियर? इसको आगे बढ़ा जाए। अब यही है कि इस समय क्या हुआ, इसने अपने नासिरुद्दीन महमूद को अपना दामाद बनाया, बाद में उसकी हत्या कर दी और शासन प्राप्त कर लिया, बदला ले लिया अलाउद्दीन खिलजी। यहां दामाद को मारा था, उस ससुरे को मार दिया। हाँ, वो ससुरा ने ठीक है, तो 1265 में इसकी हत्या कर दी। किसकी? नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करके शासक बन गया। कौन शासक बना? गयासुद्दीन बलबन। क्लियर? तो दो भाग में बांट लेना है शासनकाल को, एक 1265 से 1246 से 1265, फिर 1265 से 1287। लिखिएगा, लिखिएगा। गयासुद्दीन बलबन एस्टेब्लिश्ड बलबनी डायनेस्टी। गयासुद्दीन बलबन ने 1265 ईस्वी में बलबनी वंश की स्थापना की, बलबनी वंश की स्थापना की। एस्टेब्लिश्ड बलबनी डायनेस्टी इन 1265, 1265 में बलबनी वंश की स्थापना की। ठीक है, तो बलबनी वंश की स्थापना कब की? 1265 में, 1265 में। तो 1265 में बलबनी वंश की स्थापना की किसने? बलबन ने। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बलबन ने सल्तनत काल को, बलबन ने सल्तनत के शासन को मजबूत किया, सल्तनत के शासन को मजबूत किया। बलबन स्ट्रेंथन द रूल ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के शासन को मजबूत किया। अच्छा, राजत्व का सिद्धांत है ना लिखा हुआ यहां, लिखिए। उसने राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया। अच्छा हाँ, दिया हुआ है, उसने राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया। had given the theory of kingship, राजत्व का सिद्धांत प्रस्तुत किया। थ्योरी ऑफ किंगशिप, कौन बनेगा राजा। राजत्व का सिद्धांत यही होता है कि हर कोई राजा नहीं बन सकता, हर कोई सुल्तान नहीं बन सकता है। सुल्तान पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि होता है, उसकी छाया होती है, शैडो ऑफ अल्लाह। तो अल्लाह की छाया मतलब कि गॉड का, ईश्वर का छाया होता है, ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह होता है। ये थ्योरी इसने दिया, और इसीलिए इसने कहा कि हर कोई नहीं बन सकता है। सुल्तान बनने के लिए उसमें कुछ खासियत होनी चाहिए, उस खास गुण होना चाहिए। वो सारा गुण मेरे में है, इसीलिए मैं सुल्तान हूं, ये बोलता है। ठीक है, तो सुल्तान हर कोई नहीं बन सकता है, सुल्तान बनने के लिए कुछ खास गुण होना चाहिए। पहले तो ये पॉइंट है, स्ट्रक्चर है, वो लिख लीजिए, फिर हम लोग करते हैं। इसने मंगोल समस्या के समाधान के लिए, मैंने बताया था आप लोग को कि मंगोलों का आक्रमण, मंगोलों के प्रति उदासीनता की नीति थी। किसकी? रजिया और इल्तुतमिश की। और बलबन ने क्या किया? मंगोल से सुरक्षा के लिए सीमा का सुदृढ़ीकरण किया, मेड फ्रंटियर रीजन स्ट्रेंथन। इसने सीमा को, फ्रंट को मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया। ही मेड फ्रंटियर रीजन स्ट्रॉन्ग, तो इसने सीमा का सुदृढ़ीकरण किया। ही सप्रेस्ड द रिवोल्ट और
जो ऑपोजिशंस, इसने विरोधियों का दमन किया, विरोधियों का दमन किया। कौन कौन विरोधी है वो यहाँ पर देखेंगे। कटिहार के राजपूत हैं, फिर ये मेवाती हैं, मेवाती डाकू होते थे, उनको दबाया। और बंगाल का जो शासक था तुगरिल बेग, उसका दमन किया। एक्सेप्टेड द थ्योरी ऑफ ब्लड एंड आयरन, रक्त और लौह की नीति को अपनाया। एंड थ्योरी ऑफ किंगशिप, तो रूल ऑफ इन द टाइम पीरियड ऑफ बलबन we can understand the rule of Balban through the 4 headings, 4 headings से आप हम लोग समझ सकते हैं। पहला, सीमा का सुदृढ़ीकरण, स्ट्रेंथन ऑफ बाउंड्री साइड या फ्रंटियर रीजन, सप्रेस ऑफ ऑपोजिशंस, विरोधियों का दमन, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, रक्त और लौह की नीति, एंड थ्योरी ऑफ किंगशिप, राजत्व का सिद्धांत, राजत्व का सिद्धांत। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना? एक एक पॉइंट को एकदम दिमाग में बैठाते जाना है। सीमा का सुदृढ़ीकरण क्यों किया? तो टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मंगोल, मंगोल समस्या के समाधान के लिए, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मंगोल, मंगोल समस्या के समाधान के लिए उसने सीमा का सुदृढ़ीकरण किया। ही मेड बाउंड्री साइड रीजन स्ट्रेंथन, उसने सीमा का सुदृढ़ीकरण किया। क्लियर, कोई डाउट नहीं ना? तो इसने सीमा का सुदृढ़ीकरण किया मंगोल समस्या के समाधान के लिए। दूसरी बात लिखिएगा, विरोधियों के दमन के अंतर्गत किसका किसका दमन किया? तो चालीसा दल, चालीसा ग्रुप, मेवाती, देवे द डकैट्स, मेवाती डकैट से उनका दमन किया। राजपूत ऑफ कटिहार, कटिहार रीजन राजपूताना का क्षेत्र था, कटिहार के राजपूत ये भी लूटमार काफी करते थे, इनका भी दमन किया। और तुगरिल बेग का मनोबल कुछ ज्यादा बढ़ गया था, वो बंगाल का जो था, बोला जाता है कि इसका ये था, तुगरिल बेग के बारे में ये भी बोला जाता है कि इसी का सौतेला पुत्र था, कुछ इस संदर्भ में भी बोला जाता है। तो कई तरह की ये है, लेकिन ये तुगरिल बेग को शासक बनाया था पहले, और खुद यही विद्रोह कर दिया तो इसके विद्रोह को दबा दिया। और इसने एक विभाग बनाया रक्त और लौह की नीति के अंतर्गत, थ्रू द इन द थ्योरी ऑफ पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, ही हैड एस्टेब्लिश्ड अ मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज। यहां भी कुछ चीजें बताऊंगा, पहले फटाफट लिखिए कि शुरू में जहां भी इस्लामी राज्य की स्थापना होती थी वहां 3 विभाग ऑलरेडी होते थे, दीवाने विजारत, दीवाने रसालत और दीवाने इंसा। ये चौथा विभाग एस्टेब्लिश किया, दीवाने अर्ज, या इसी को दीवाने आरिज कहते हैं, दीवाने आरिज भी कहते हैं इसी को, दीवाने अर्ज को ही दीवाने आरिज कहते हैं। तो 3 डिपार्टमेंट पहले से होता था, मतलब जहां भी इस्लामिक रूल एस्टेब्लिश हो जाती थी, लाइक इन द पीरियड ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के समय में जब सत्ता का सुदृढ़ीकरण किया गया, 3 डिपार्टमेंट्स वेर एस्टेब्लिश्ड, 3 डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। दीवाने विजारत, वजीर विभाग, मंत्री विभाग, वो होता था डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, दीवाने विजारत। दीवाने रसालत, दीवाने रसालत जो होता था विदेश विभाग होता था, फॉरेन डिपार्टमेंट होता था। और दीवाने इंसा ये कॉरेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट होता था, पत्राचार विभाग होता था। तो 3 डिपार्टमेंट ऑलरेडी होता था, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों का विभाग, दीवाने विजारत, विजारत वजीर से बना है विजारत, और उसी का हेड होता था वजीर मुमालिक। किसी का भी मुमालिक कह दिया तो उसका हेड वजीर मुमालिक, दीवाने विजारत का हेड होता था। दीवाने रसालत का हेड होता था रसालत ए मुमालिक, इंसा ए मुमालिक, मतलब उसके हेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में 3 विभाग था, चौथा विभाग बनाया, इसीलिए इसको भी बोलते दीवाने अर्ज, सैनिक विभाग। दीवाने अर्ज या सैनिक विभाग की स्थापना किसने किया? बलबन ने किया। ठीक है, तो ऑलरेडी 3 विभाग था, चौथा विभाग इसके द्वारा लाया गया। अब देखिए ये क्या करता था, रक्त और लौह की नीति, तो ये दिखाना चाह रहा था, ये दिखाना चाह रहा था कि हर कोई शासन नहीं कर सकता है, और मैं भी शासक हूं, मेरे अंदर भी खून शासक का है, मैं उच्च नस्ल का हूं, ये बताता है। बोलता है उसने अपने आप को क्या कहा, डिसेंडेंट ऑफ अफरासियाब बताया, अफरासियाब का वंशज बताया। अ ग्रेट शाह ऑफ ईरान, ईरान के एक महान शाह अफरासियाब का वंशज इसने बताया अपने आप को।
इन हिज पीरियड अमीर खुसरो केम इन द कोर्ट ऑफ सल्तनत, सल्तनत के दरबार में अमीर खुसरो आया था, अमीर खुसरो को संरक्षण इसने दिया था। और अमीर खुसरो सॉ द रूलिंग पीरियड ऑफ 9 रूलर्स, 9 शासकों का शासनकाल देखा था, जिसमें 6 का तो इसको संरक्षण भी मिला था। ही वॉज प्रोटेक्टेड बाय 6 और 7 रहता है, 6 या 7 का ऑप्शन में जो है ना, आइदर 6 होगा और 7 रहेगा, कभी 6-7 दोनों। वही बात है। आप लोग ये मत कीजिए, मैंने इतिहास इतना पढ़ा कि नेट एक बार में निकल गया है, ठीक है। तो वो 6-7 बोले ना, 10 किताब में 10 तरह की बातें रहती है, इसीलिए यहाँ कंसाइज वे में आप जो किताब पढ़ लीजिएगा तो वही सत्य नहीं है। कई बार होता है कि अब जो कोई शासक आया गया तो उसका प्रोटेक्शन को कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो वही 6 अथवा 7 शासकों का, और 9 में भी रहता है कि 9 शासकों का संरक्षण मिला, कहीं कहीं 8 भी दिया रहता है कि 8, मतलब 9 शासकों का शासनकाल देखा, तो एक कहीं जगह पर 8 भी मैंने देखा है कि 8 शासकों का शासनकाल देखा। तो इसने 9 शासकों का शासनकाल देखा और प्रोटेक्शन इसको मिला, संरक्षण मिला, 6 या 7 शासकों का संरक्षण मिला। क्लियर। अमीर खुसरो बलबन के समय में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक रहा था। बलबन के समय में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक रहा था। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के समय मृत्यु हुई थी अमीर खुसरो की मृत्यु हुई थी उसके समय में। और ये दरबारी अनुशासन पे बल देता था, ये बोलता था ना कि शासक का काम कोई आसान काम नहीं है और कोई हंसी मजाक का काम नहीं है, जो भी काम करना सीरियसली करना है, जनता पर शासन करना है तो शासन करना, जनता को न्याय देना है। जस्टिस पर बल दिया था। बोला जाता है कि न्याय का एक तो घंटा लगा कर रखे हुए था, जिसमें कि जहांगीर के समय में पढ़ेंगे, लेकिन इसके समय में बोला जाता है ये भी न्याय प्रिय था। एक बार तो बोलता है कि एक, मतलब कि हाँ, एक गुलाम आया कि मुझे मेरे मालिक ने कोरों से पीटा, तो फिर वो कोरा दे दिया गुलाम को, बोला इसको पीटो, उसको पिटवाया था। तो इस तरह की कई चीजें। ये बोलता है कि दरबारी काम सामान्य काम नहीं, गंभीरता वाला काम है। दरबार में आता था तो ये स्वयं भी आता था, पूरा सीना तान के आता था, चारों ओर सैनिक रहते थे, तलवार निकाल कर रहते थे, देख के लगता था कि सुल्तान आ रहा है। बता रहे। तो ये क्या करता था ना, ये दरबारी अनुशासन पर बल देता था। तो इसलिए क्या करता था, दरबार में हंसी मजाक नहीं पसंद था। दरबार में कोई हंसी मजाक कर देता तो उसको फांसी तक सजा देता था, फांसी की सजा। अब बोला क्या कि एंटरटेनमेंट के लिए अलग जगह, दरबार नहीं। हाँ, उसके लिए एक झरोखा रहता था, वहां बैठ जाता था और उस पर जो है सो 9 रोज तक 9 रोज प्रथा चलती थी। मतलब 9 रोज तक जो है सो दरबार ये बैठा रहता था और इसके सम्मान में नाच गाना होता था। ईरानी प्रथाएं थी, इसने ईरानी प्रथाओं को भारत में चलाया था। नस्लवाद पर बल दिया। निम्न कुल के व्यक्ति को नहीं देखना चाहता था। बोलता था जब भी निम्न कुल के व्यक्ति को मैं देखता हूं मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है कि निकालूं और उसका सर कलम कर दूं। तो ये बोलता है नस्लवाद, ये जो है सो एक तो रेसिस्ट था। दूसरी बात किसने, इसके समय में ईरानी प्रथा का प्रचलन था। पर्शियन कस्टम्स बहुत सारे प्रचलित थे। पैबोस, कोई भी दरबार में आता था तो पहले जो है झुककर सलाम करता था, उसको सिजदा बोलते हैं, झुककर सलाम करना, और फिर जाके शासक का पैर छू के चूमना, पैबोस। तो ये 2 प्रथा यहाँ पर प्रचलित थी। दरबार में जो भी आएगा पहले झुक के सलाम करेगा, फिर बादशाह का, सुल्तान का, यहाँ बादशाह नहीं है, सुल्तान बादशाह आएगा मुगल काल में, सुल्तान का पैर छू के चूमता था, उसको पैबोस कहते थे। तो पैबोस प्रथा, सिजदा प्रथा, नौरोज प्रथा, ये सब प्रथाएं बलबन के काल में चली। क्लियर। केवल लेक्चर सुनने में नींद आती है। 1-2 लोग झपटी मार लिए। चलिए, हाँ, मेरा ध्यान सब पे रहता है, आपको भले लगे कि सर मेरी तरफ नहीं देख रहे हैं। हाँ, मतलब आप ये देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ देख रहे हैं। चलिए आगे, पढ़ने पर ध्यान देना है। हो गया, खत्म, लिख लिया ना, दरबारी अनुशासन पर बल। और उसके बाद मृत्यु हो गई, बलबन की मृत्यु हुई। शासक कौन बना, कैकुबाद। कैकुबाद के बाद कयूमर्स, कयूमर्स के बाद मलिक फिरोज ने जलालुद्दीन खिलजी के नाम से शासन प्राप्त किया। खिलजी वंश की स्थापना हुई, खिलजी काल शुरू हुआ। बस इतना ही आज रहने दीजिए।
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग खिलजी वंश पढ़ेंगे। खिलजी में फिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विस्तार रूप से, और फिर तुगलक सैयद लोदी एक क्लास में, तो सल्तनत काल 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। और पिछले क्लास का फिर प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवाना है, तो नेक्स्ट जो क्लास होगी तो उसमें पिछला वाला प्रैक्टिस भी हो जाएगा। नहीं, कब होगी वो तो ग्रुप में पता चल जाएगा।